राजस्थान लैंड रिवेन्यू एक्ट 1956, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956। इस एक्ट में क्या बोला है? इस एक्ट में राजस्थान की लैंड है उसका पूरा मैनेजमेंट कैसे करना है, ठीक है, उसका सेटलमेंट कैसे होगा, उसके रिकॉर्ड्स कैसे होंगे। अब इन सब को संभालने के लिए ऑफिसर्स की जरूरी होगी, कोर्ट्स की जरूरी होगी। तो ऑफिसर कौन होंगे, उनकी क्या पावर्स होगी, क्या ड्यूटीज होगी, उनका अपॉइंटमेंट कौन करेगा, बस इन सब के बारे में थोड़ा डिटेल से बताया गया है। वैसे इजी लैंग्वेज का एक्ट है। तो जैसे बोर्ड का एस्टेब्लिशमेंट है, पूरा अपॉइंटमेंट है ऑफिसर्स का, इन सब से प्रियम्बल लिखना सेमेस्टर एग्जाम्स में या मेंस में तो इतना टाइम नहीं मिलता। सेमेस्टर एग्जाम्स में आप प्रियम्बल पहले लिखो तो अच्छे मार्क्स मिलते हैं। अब इसकी प्रियम्बल से देखो सारा स्पष्ट हो रहा है कि अपॉइंटमेंट, पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ रिवेन्यू कोर्ट्स, रिवेन्यू ऑफिसर्स एंड विलेज सर्वेंट्स, द प्रिपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ मैप्स एंड लैंड रिकॉर्ड्स। तो ये क्या बोल रहे हैं कि जो भी ऑफिसर्स एंड कोर्ट्स हैं उन सब की पावर्स क्या होगी, उनकी ड्यूटीज क्या होगी, और इनका मेंटेनेंस कैसे करना है, लैंड के मैप वगैरह वो कहाँ मिलेंगे, रिकॉर्ड क्या होगा, ठीक है। द सेटलमेंट ऑफ रिवेन्यू एंड रेंट, तो रिवेन्यू रिवेन्यू है और रेंट है, उसका सेटलमेंट कैसे होगा, ये सब इसकी प्रियम्बल में बताया, ठीक है। प्रियम्बल के जस्ट बाद देखो सीधा चलो एक बोर्ड से क्वेश्चन बनता है इसका। रिवेन्यू बोर्ड है ना, तो रिवेन्यू बोर्ड है, इसका एस्टेब्लिशमेंट एंड कंपोजिशन कैसे होगा। तो किसी भी चीज़ को या फिर किसी भी बोर्ड को बनाने के लिए उसमें मेंबर्स की ज़रूरी होती है, उन सबको एक बार संभालने के लिए किसी भी चेयरमैन की या अध्यक्ष की ज़रूरी होती है। तो वो सब इस बोर्ड में यही बताया गया है। देखो सेक्शन 4 से लेके 14 तक, ठीक है, सेक्शन 4 से लेके 14 तक पूरा बोर्ड के बारे में बोला गया है। तो देखो सब सेक्शन फर्स्ट में क्या बोला है, देयर शेल बी एस्टेब्लिशमेंट फॉर द स्टेट ऑफ राजस्थान बोर्ड ऑफ रिवेन्यू हियर इन आफ्टर रेफर्ड टू एज द बोर्ड। इसके बाद में जिसको बोर्ड बोला गया है तो स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी राजस्थान की, ठीक है। और एक एमसीक्यू भी हो गया कि जो राजस्थान लैंड रिवेन्यू एक्ट है उसमें बोर्ड है उसको कौन बनाएगी, राजस्थान की स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। सब सेक्शन 2 में क्या बोला है, सब सेक्शन 2 में इन्होंने ये बोल दिया कि इसमें एक चेयरमैन होगा और बाकी मेंबर कितने होंगे, नॉट लेस देन 3 और नॉट मोर देन 20। तो 3 से कम नहीं होंगे और 20 से ज़्यादा नहीं होंगे। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, तो सेमेस्टर में लिखना है ना आप लोगों को। तो कंटिन्यू चलो कि भाई एक बोर्ड होगा, राजस्थान की स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी, इसके फिर मेंबर्स अपने माइंड में बिठाओ कि एक चेयरमैन होगा, मेंबर्स होंगे, मेंबर्स 3 से कम नहीं होंगे, 20 से ज़्यादा नहीं होंगे। फिर सब सेक्शन 3 में कुछ नहीं है कि ऑफिशियल गजट में स्टेट गवर्नमेंट निकलवाएगी और फिर से बनाएगी। सब सेक्शन 4 क्या बोल रहा है, सब सेक्शन 4 ये बोल रहा है इसमें कि द स्टेट गवर्नमेंट सेल प्रिस्क्राइब द क्वालिफिकेशन ऑफ पर्सन हु सेल बी एलिजिबल, कि कौन सा पर्सन है, कौन चेयरमैन बनने के लिए, कौन ऑफिसर बनने के लिए योग्य होगा, उसकी मेथड क्या होगी, ठीक है, उसके सिलेक्शन अपॉइंटमेंट की कंडीशन क्या होगी, उसकी सर्विस क्या होगी, ये सब स्टेट गवर्नमेंट ही कंफर्म करेगी। फिर सीधा चलो सब सेक्शन 5 पे। सब सेक्शन 5 क्या बोल रहा है, सब सेक्शन इसका 5 बोल रहा है कि अगर कोई भी मेंबर है, अगर किसी भी कारणवश, कारण क्या हो सकता है, उसकी डेथ हो गई हो, एक्सपायर हो गया हो, किसी भी अदर कारण से एब्सेंस हो, तो ये नहीं माना जाएगा कि जो भी कार्रवाइयाँ हो रही है वो वॉइड हो जाएगी या इनवॉलिड है, वॉइड नहीं सॉरी, इनवैलिड है, वो वैलिड ही रहेगी और कंटिन्यू बोर्ड अपना काम करता रहेगा। फिर सेक्शन 5 भी इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 5 में आप कंटिन्यू रखो। 4 के बाद में ये देखो कि जो चेयरमैन होते हैं या फिर मेंबर्स होते हैं उन लोगों का बैठने का कोई टाइम पीरियड तो होता होगा ना फिक्स, तो इनका क्या है। सब सेक्शन 5 क्या बोल रहा है कि इनका टाइम पीरियड क्या है, तो इसमें देखो दिया हुआ है ड्यूरिंग द प्लीजर ऑफ द गवर्नर। गवर्नर साहब बोलेंगे ना, उनके प्रसाद पर्यंत रहेंगे, ड्यूरिंग द प्लीजर ऑफ गवर्नर, गवर्नर की प्लीजर के प्रसाद पर्यंत वो रहेंगे। 6 वाला देखो प्लेस ऑफ सिटिंग, तो कहाँ पे है, अजमेर में। अच्छा क्वेश्चन है, एमसीक्यू, अजमेर में होगा, अपना सबसे रिवेन्यू बड़ा बोर्ड है ना रिवेन्यू बोर्ड, वो अजमेर में है, लेकिन बट सब्जेक्ट टू द जनरल एंड स्पेशल प्रोविजंस के अंडर में रहते हुए अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहेगी तो इसको कहीं अलग जगह पे भी एस्टेब्लिश कर सकती है, ठीक है। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं इसको। फिर चलो सब सेक्शन नहीं सॉरी सेक्शन 7 में, सेक्शन 7 क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स। तो इसमें इतना ही लिख देना कि एक रजिस्ट्रार होगा और बाकी उतने मेंबर जितना स्टेट गवर्नमेंट को नेसेसरी लगे, ठीक है। सीधा चलो 8 में बोल रहा है पावर ऑफ द बोर्ड, बोर्ड की क्या क्या पावर होगी, इंपोर्टेंट सेक्शन है। तो अब ये देखो पावर किसी भी एक्ट में हो, ठीक है, किसी भी लॉज में पावर पढ़ो, पावर हमेशा क्या होती है, अपील की होती है, रिवीजन की होती है, रेफरेंस की होती है। देखो ये दिया हुआ अपील, रिवीजन एंड रेफरेंस, ठीक है। हिंदी वाली इक्वल देख लेना, इक्वल मिल जाएगा।
और कौन सी पावर है इसमें? स्टार्टिंग में देखो, सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के अदर प्रोविजन में, टू द प्रोविजन ऑफ द राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1955 और एनी अदर लॉज इन द फोर्स, द बोर्ड शैल बी द हाईएस्ट रिवेन्यू कोर्ट। तो बोर्ड ही क्या होगा? हाईएस्ट रिवेन्यू कोर्ट होगा। और उनको 3 पावर होगी, अपील की होगी, रिवीजन की होगी, रेफरेंस की होगी। ठीक है, पीटी एग्जाम की तरफ से यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि रिव्यू वर्ड नहीं लिखा है इन्होंने यहाँ पे। ठीक है, तो रिव्यू डालेंगे ना, फोर्थ ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4, तो वो गलत हो जाएगा। तो तीनों याद रखना। फिर चलो आगे, इसमें सबसेक्शन 2 में, सबसेक्शन 2 क्या बोल रहा है इसका? सबसेक्शन 2 इसका बोल रहा है कि इन एडिशन द पावर्स मेंशन्ड इन द सबसेक्शन 1 द बोर्ड शेल एक्सरसाइज मच पावर एंड परफॉर्म्स द अदर ड्यूटीज एंड मे टाइम टू बिंग इन फोर्स। ये बोल रहा है कि इस एक्ट में जो भी उनको पावर दी गई है, उन पावर्स को और कोई अदर एक्ट है, वो उनकी ड्यूटीज, वो सारे ऑफिसर्स वगैरह है या बोर्ड है, वो अपने टाइम टाइम पे काम में लेते रहेंगे। ठीक है, फिर चलो आगे। तो सब सेक्शन फर्स्ट है ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 9 देखो, सेक्शन 9 में इसका सबऑर्डिनेशन के लिए बोला है, सॉरी सुप्रिंटेंडेंस के लिए बोला है। तो आपको इतना ही ध्यान रखना, सुप्रिंटेंडेंस ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ रेवेन्यू कोर्ट्स, तो ये सब के सब बोर्ड के सबऑर्डिनेशन में रहेंगे। लास्ट में देखो ये दे रखा है इन्होंने कि सबऑर्डिनेशन टू द बोर्ड, तो इन सब पे बोर्ड का सबऑर्डिनेशन रहेगा। सेक्शन 10 को आप ऐसे लेते हुए चलेंगे कि बोर्ड का जो जुरिस्डिक्शन है ना, उसका एरिया क्या होगा। तो इसमें आप इतना बता देना कि स्टेट गवर्नमेंट जो फिक्स करेगी, वो इसका पूरा जो है जुरिस्डिक्शन वो रहेगा। फिर नेक्स्ट करो इसमें, नेक्स्ट आगे जैसे अपन इसमें सब सेक्शन 11 में है ना, सब सेक्शन 11 क्या बोल रहा है? सब सेक्शन 11 बोल रहा है कि पावर टू रेफर टू ए बेंच। ये देखो इसने लिखा है कि द चेयरमैन और एनी अदर मेंबर ऑफ द बोर्ड सिटिंग सिंगली फॉर द डिस्पोजल। बोर्ड है, बोर्ड का हमने बोला कि बोर्ड हाईएस्ट रिवेन्यू कोर्ट होगा, सेक्शन 8 में लास्ट में बोला था ना, सब सेक्शन फर्स्ट में। तो वहाँ पे बोर्ड के चेयरमैन के सामने या फिर किसी अदर मेंबर के सामने कोई भी क्वेश्चन आ गया, तो वो क्या करेंगे? किसे रेफर करेंगे? वो रेफर करेंगे इस मैटर को बेंच के पास। ठीक है, सेक्शन 11 यही बोल रहा है कि वो बेंच के पास रेफर कर देंगे। कब? जब इन दो लोगों के सामने कोई क्वेश्चन आ गया, दो लोग मतलब इन्होंने ये बोला कि ये चेयरमैन साहब है और ये अपना अदर मेंबर है, कोई भी इनके पास आ गया, तो सीधा किसको दे देंगे? वो बेंच को रेफर करेंगे। ठीक है, अब बेंच के पास में कोई प्रॉब्लम आ गई तो बेंच क्या करेगी? तो इसमें लिखा हुआ है, इसके लिए सेक्शन इन्होंने बनाया 12। तो सीधा आप आना कि अगर बेंच के पास कोई भी प्रॉब्लम आए तो ये आएगी हाई कोर्ट के पास, ये लिखा हुआ हाई कोर्ट। बस इन दोनों सेक्शन में ये कर लेना, ये इनफ है। ठीक है, फिर चलो आगे। आगे इन्होंने बोला है सेक्शन 13 में टाइटल कर लेना कि जब इसमें डिस्कशन केसेज ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, जब बोर्ड में या फिर बेंच में जो बैठे हैं ना मेंबर्स, उनमें डिफरेंट ओपिनियन हो तो क्या करेंगे? तो मेजोरिटी काम में ले लेंगे। ठीक है, इसमें लिखा रखा है इन्होंने, ये रही मेजोरिटी को काम में लेंगे। फिर सीधा चलो सेक्शन 14 में, सेक्शन 14 में कुछ नहीं लिखा है, रजिस्टर टू बी केप्ट। तो आप बोर्ड को जब समाप्त करो लास्ट में तो ये लिख लेना था, बोर्ड सेल टू बी केप्ट एंड मेंशन्ड सच रजिस्टर। तो बोर्ड एक रजिस्टर रखेगा, बुक्स होगी, उसमें पूरा रिकॉर्ड रहेगा, पूरा अकाउंट्स का पूरा डिटेल कि कौन सा रिकॉर्ड किसके नाम है, कितना कंप्लीट हुआ, कितना नहीं हुआ, ये सारा। तो बोर्ड का आपका एक है ना क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, वो कंप्लीट हुआ।